Hi student, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve some numerical based on equivalent division lemma. So let us start with the first numericals of this video. Using equivalent division lemma, we have to show that cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. So मैथ्स के सॉल्यूशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी हमें उनको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ऑड हो या इवन हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट उसे हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 9m प्लस 1। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो 9 आपको सब में कॉमन दिखाई देगा, 9m प्लस 8। तो ये हमें बताएगा कि हमें अपना डिवाइज़र क्या लेना है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमें किसी भी इंटीजर का पावर 1 नहीं डिस्क्राइब करना है, हमें उस इंटीजर का क्यूब को डिस्क्राइब करना है इस फॉर्म में। तो चलो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा यही होगा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ए जो है हमारा एज ए डिविडेंड एक्ट करेगा। अब आएगी बारी डिवाइजर एज्यूम करने की। तो यहाँ पे मैंने डिवाइजर एज्यूम किया है 3। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे 3 कैसे एज्यूम कर लिया, हमें 9 एज्यूम करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे 9 एज्यूम करेंगे हम, लेकिन 9 के जगह मैंने 3 क्यों एज्यूम किया है, इसका जस्ट आंसर जो है मैं 2 स्टेप्स के बाद दूंगा। तो अगर मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ 3, तो इक्वलेट डिवीजन अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर। अब इसमें ए तो हमें पता है हमारा डिविडेंड है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। 3 जो है हमारा डिवाइजर है, बी हमने एज्यूम किया था। क्यू और आर क्या है, क्यू और आर जो है, क्यू और आर कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये कोई भी इंटीजर कैसे पता चलेगा कौन सा इंटीजर होगा, ये डिपेंड करेगा आपके डिविडेंड पे। अगर आपका डिविडेंड, सपोज करो आपका डिविडेंड 6 है, तो आपका जो क्यू है वो 2 हो जाएगा, आर जो है 0 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ आर पे एक कंडीशन है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया है। अगर आप चाहो तो फिर से एक बार जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने इक्वलेट डिवीजन लेमा को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे अप्लाई करते हैं और उसके हर एक पार्ट का मीनिंग क्या होता है। नाउ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 3। और दूसरा कंडीशन आर पे ये है कि आर एक इंटीजर है। तो आर, ये दोनों कंडीशन को अगर हम मिला देते हैं तो आर के पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचता है, 0, 1 और 2। तो अब हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली आर क्या होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर हमें तभी पता चलेगा जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए पता हो। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए पता नहीं है, अगर ए कोई भी इंटीजर है, तो आर भी जो है कोई भी इंटीजर होगा। कोई भी इंटीजर में से सिर्फ उसके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 0, 1 और 3 के। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू वो नहीं ले सकता। चलो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा डिविडेंड 6 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। अगर डिविडेंड 7 है तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। डिविडेंड अगर 8 है, रिमाइंडर हो जाएगा 2। डिविडेंड अगर 9 है तो रिमाइंडर अगेन हो जा रहा है 0। और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से इज दैट रिमाइंडर कैन ओनली हैव 3 डिफरेंट वैल्यू, दैट इज 0, 1 एंड 2। इट कैन नॉट हैव एनी अदर वैल्यू इफ b इज इक्वल टू 3। इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, b पे डिपेंड कर रहा है। b अगर 4 ले लेंगे तो ऑप्शंस और बढ़ जाते हैं, b अगर 5 ले लेंगे तो ऑप्शंस और बढ़ जाते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे b को मैंने 3 ले रखा है, इसीलिए हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, 0, 1 और 2। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि यहाँ पे मैंने b को 9 क्यों नहीं लिया। अगर मैं b को 9 लेता हूँ, इफ b इक्वल्स टू 9, तो रिमाइंडर के कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, ये बताइए मुझे। r इज इक्वल टू 9 ऑप्शन होंगे, 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते 9 तक, 8 तक, सॉरी 8 तक 9 डिफरेंट ऑप्शन होंगे। अगर 9 डिफरेंट ऑप्शन होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 डिफरेंट केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इस वजह से हमने बी को 3 लिया है, ना कि 9 लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें 3 केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। 3 केसेस किस लिए, क्योंकि ए जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है,
तो हमारे आर जो है 3 डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं, तो हमें तीनों डिफरेंट केसेस इस वजह से कंसिडर करने पड़ते हैं। चलो सबसे पहला केस शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने आर का वैल्यू क्या लिया है, 0। अगर हम आर का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो इस इक्वेशन से हमारा ए क्या बन जाता है, यहाँ पे हम आर को 0 पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, ए इक्वल्स टू 3 क्यूब। देन हम यहाँ से फिर क्यूब कर लेंगे, क्यूब करेंगे तो राइट हैंड साइड हो जाएगा ए क्यूब और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 27 क्यूब। अब 27 में से हमें 9 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस वजह से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 9 ब्रैकेट में रहेगा 3 क्यूब, क्यों एक इंटीजर है तो 3 क्यूब भी इंटीजर होगा, इस वजह से उसको मैंने एक दूसरे इंटीजर के सिंबल से रिप्लेस कर दिया है, दैट इज m। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m। तो पहला केस हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हमने r इक्वल्स टू 1 लिया। सो हमने स्टार्टिंग में बाई इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा हमें क्या मिला था, हमें मिला था कि a इक्वल्स टू 3q प्लस r, 3q प्लस r। तो हमने r की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया 3q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे इसका, हमें क्या मिलेगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 1 द होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कई लोग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b भी लिखते हैं, दोनों फॉर्मूला एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर आपको अल्टीमेटली सेम मिल रहा है। इस आइडेंटिटी को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब हमें यहाँ पे 9 कॉमन लेना था, इस 1 में से तो हम 9 कॉमन ले नहीं सकते, तो हमने क्या किया, पहले 3 टर्म को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि मैं पहले 3 टर्म में से 9 कॉमन लूंगा। जब मैं पहले 3 टर्म में से 9 कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलता है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। कई लोग जल्दबाजी में जो मिस्टेक कर लेते हैं वो ये करते हैं कि इस +1 को भी इस ब्रैकेट में लिख देते हैं, वो नहीं करना है। जैसे ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे डाल देंगे, +1 पूरे को ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 9m। ये नहीं करना है। यहाँ से हम 1 में से 9 को कॉमन नहीं ले सकते, तो इस वजह से हम 1 को ब्रैकेट के बाहर ही रखना है। नेक्स्ट, ये जो अंडरलाइन एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, वो है q, और q भी एक इंटीजर है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है एक इंटीजर ही होगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं दूसरे इंटीजर से रिप्लेस कर रहा हूँ, वो है m। तो हमारी एक्सप्रेशन हो जाती है a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं, केस 3, जिसमें हमारा r है 2। r2 अगर है तो इस एक्सप्रेशन से हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। नेक्स्ट क्यूब करेंगे, यहाँ से इसी एक्सप्रेशन का क्यूब करेंगे दोनों साइड में, अगेन वही a प्लस राइट हैंड साइड में a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में है, 3q प्लस 2 द होल क्यूब। आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी द होल क्यूब वाली, उस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब आएगा ये वाला एक्सप्रेशन 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। a की जगह आपको 3q रखना है और b की जगह आपको 2 रखना है, तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसमें से भी 9 कॉमन ले सकते हैं, और आंसर है कि नहीं, इसमें से हम 9 कॉमन नहीं ले सकते। 9 हम सिर्फ पहले 3 टर्म में से ही ले सकते हैं। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले 3 टर्म में से 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ये ध्यान रखना है कि ये 8 इस ब्रैकेट में नहीं है, 8 इस ब्रैकेट के बाहर है, और इस ब्रैकेट की जो टर्म्स है उसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है, वो है q एक इंटीजर है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो भी एक इंटीजर होगा, उसको मैं किसी और इंटीजर से रिप्लेस कर रहा हूँ, उसको अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहा हूँ m। तो हमारा आंसर हो जाता है वो एक्सप्रेशन 9m प्लस 8। ये +8 ब्रैकेट में नहीं था, इस वजह से यहाँ पे सेपरेटली है +8। तो अब अगर हम तीनों केस के आंसर्स को देखें तो केस 1 में हमें मिला था a क्यूब इज इक्वल टू 9m, पहले केस में मिला a क्यूब इज इक्वल टू 9m, दूसरे केस में मिला a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, तीसरे केस में मिला अब 9m प्लस 8। तो अगर हम
इन तीनों केसेस के रिजल्ट्स को कंपाइल करें तो हमें आंसर क्या मिलता है? द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कुड बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। थियोरेटिकली तो हमने देख लिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बट प्रैक्टिकली इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि अगर कोई भी क्यूब है तो उसको हम 9 के मल्टीपल में लिख सकते हो, दैट इज 9m, या फिर 9 का मल्टीपल प्लस 1, दैट इज 9m प्लस 1, या फिर 9 का मल्टीपल प्लस 8, दैट इज 9m प्लस 8। तो इसको और बेहतर समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सबसे पहले 3 का क्यूब होता है 27, उसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3, तो 9m के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे हमारा m जो है 3 आ गया। 4 क्यूब को अगर लिखना है तो 64 आ गया, तो 9m, यहाँ m की जगह 7 आ गया प्लस 1, 9 7 से 63, 63 प्लस 1 64 हो गया। नेक्स्ट एक और केस देखते हैं। 5 क्यूब 125 सभी लोग जानते हैं। नाउ इसको हम 125 को कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 13 जो कि 117 होता है, प्लस 8, 117 प्लस 8 करेंगे तो 125 मिलेगा, दैट इज 5 क्यूब। आप अगर चाहो तो खुद से भी कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हो और 6 क्यूब, 7 क्यूब और 8 क्यूब को 9m के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप फिर से देखेंगे कि या तो आप 9m के फॉर्म में लिख रहे हैं, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में लिख रहे हैं, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में ही आ रहा है। आप कोई भी क्यूब उठा के लिख लीजिए, उसको आप चाहो तो 9m के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करने जाओगे तो या तो 9m होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या फिर 9m प्लस 8 होगा। अगर 9 के मल्टीपल में लिखने जाओगे तो 9 का मल्टीपल प्लस 0, 9 का मल्टीपल प्लस 1, या फिर 9 का मल्टीपल प्लस 8 करना होगा। यही एक क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रूव करना है यूजिंग इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको नंबर के सहारे दिखाया, जबकि हमें प्रूफ में नंबर नहीं यूज करना था। हमने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है, नंबर के जगह हमने ए यूज किया। बहुत से स्टूडेंटों को ये दिक्कत आती है, जब भी नंबर के जगह वेरिएबल यूज करते हैं स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी फेस होती है। वो समझ ही नहीं पाते कि मैं इस अल्फ़ाबेट का क्या कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरी तक वो जो भी सीखते आए हैं वो नंबर्स के सहारे ही सीखते आए हुए हैं। अब जब नंबर की जगह वेरिएबल आ जाता है तो स्टूडेंट ब्लैंक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या क्या करना है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब जहाँ पे भी आपको अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं नंबर की जगह, आप ये सोचिए कि वो भी एक नंबर है, उसको भी नंबर की तरह ट्रीट कीजिए। उसके साथ भी जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं नंबर के साथ जैसे होते हैं वैसे ही उसके साथ अप्लाई कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि ये एक ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन उस पे सिर्फ कुछ कंडीशन अप्लाइड है। जैसे इस केस में ए के ऊपर क्या कंडीशन अप्लाइड थी कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। सो इस तरीके से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है। आप दोबारा अगर चाहे तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 1। अब वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने क्यूब किया था, यहाँ पे आपको ध्यान रखिए स्क्वायर करना है। और यहाँ पे मैंने हिंट भी लिख रखा हुआ है। आप बाकी जो अप्रोच रहेगा सॉल्यूशन का एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहाँ पे हिंट में मैंने दे रखा है कि अगर आप चाहो तो डिवाइजर का जो वैल्यू है 2 भी ले सकते हो। इसमें सिर्फ 2 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे, r इक्वल टू 0 और 1 का शॉर्टर सॉल्यूशन होगा। अगर आप चाहो तो b इक्वल्स टू 4 भी ले सकते हो, 0 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे, r इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 और 2 और 3 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा, बट आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहो कर लो। या फिर अगर फ्रेंड्स हैं आपके साथ में, एक बी इक्वल्स टू 2 लेके सॉल्व कर ले, एक बी इक्वल्स टू 4 लेके सॉल्व कर ले, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन सा बेटर ऑप्शन है और कौन सा यूज़ करना चाहिए एग्जाम में टाइम सेविंग के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के कनेक्टेड एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पलर में भी है आपके एनसीईआरटी के, और बोर्ड में भी कई बार अलग अलग फॉर्म में आ चुका है। तो क्वेश्चन है कि हमें किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 8m प्लस 1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये बताना है। सो
यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्वायर है और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ये ऑड, ये ध्यान रखना, ये हमारे सॉल्यूशन में बहुत काम आने वाला है। अब हमें उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 8m प्लस। तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग को समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, 1 का स्क्वायर मुझे पता है, आपको भी आराम से पता होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू 0 प्लस 1। तो मैंने 8m प्लस 1 के फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे m की जगह मैंने 0 पुट किया, m इज ऑल्सो 0, एक इंटीजर है, m भी एक इंटीजर है, और ये बिल्कुल पैटर्न को फॉलो करता है। So 3 square, 8 into 1 plus 1, which is equal to 9, that is the square of 3. Next, 5 square, 8 3s are 24, 24 plus 1, 25. 7 square, 8 6 are 48, 48 plus 1, 49. 9 square, 8 10s are 80, 80 plus 1, 81. Now, कुछ क्वेश्चंस आपको 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर भी इसी फॉर्म में आप लिखने की कोशिश कीजिए, ये आप अपने आप से ट्राई कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप होगा और इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप समझ गए हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके जो स्क्वायर है उनको हम 8 के मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन, पहला स्टेटमेंट, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे ए जो है हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या ये करेक्ट है? मैंने यहाँ जानबूझकर गलत लिखा हुआ ताकि आप इस गलती को पकड़ो और समझो कि यहाँ पे हमें एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, क्योंकि हमें सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर, a इक्वल टू, लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सो b इक्वल्स टू 4। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 8m के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आपने 4 क्यों लिया? अगेन सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा, मैं यही चीज़ 8m प्लस 1 के फॉर्म में 4 लेके भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर प्रूव करना है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो आराम से मुझे 8 ऐसा कॉमन फैक्टर मिल सकता है। b इक्वल्स टू 4 लेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा शॉर्टर हो जाए। देन हमें इक्वलेट्स डिवीजन लेमा से स्टैंडर्ड स्टेटमेंट मिलेगा, a इक्वल्स टू 4q प्लस r। यहाँ पे सिर्फ डिवाइजर की जगह 4 लिखा हुआ है, बाकी स्टेटमेंट इक्वलेट्स डिवीजन लेमा वाला ही है। यहाँ पे क्यू आर आर कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, आर पे एक स्पेशल कंडीशन है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। यहाँ पे आर इंटीजर भी है, तो ये दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करने पे आर के 4 ऑप्शन आते हैं, आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 3। यहाँ पे आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर हमने B4 लिया है तो हमारे रिमाइंडर के कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। अगर हमने डिवाइजर B को 5 लिया है तो हमारे पास रिमाइंडर के 5 ऑप्शन आते हैं। अगर हम B को 6 लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर के 6 ऑप्शन आते हैं। इसी तरह अगर हमारा B मान लीजिए n है तो आपके पास रिमाइंडर के कितने ऑप्शन आएंगे? n, n-1 या n-2 या n+1। आप क्लियरली आंसर बता सकते हैं, अगर बी एन है तो हमारे पास रिमाइंडर के डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे एन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब केस 1, आर इक्वल्स टू 0 लिया हमने, आर इक्वल्स टू 0 लेते ही ए क्या हो जाएगा? 4q। 4q होते ही क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लिया तो ये तो इवन नंबर बन गया, ए क्या बन गया? इवन नंबर। बट हमने क्या एज्यूम किया है, ए जो है ऑड इंटीजर है, दिया हुआ भी है, हमें सिर्फ आर ऑड इंटीजर्स का डिस्कस करना है। सो आर इक्वल टू 0 हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऑड इंटीजर अगर होगा तो आर इक्वल्स टू 0 आ ही नहीं सकता, हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। केस 2, आर इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 4q प्लस 1, स्क्वायर करेंगे। अब हमें इक्वलेंस डिवीजन लेमा से मिला था, ए इज इक्वल टू
4q प्लस आर। अब सेकेंड केस में हमने आर की जगह क्या पुट किया है, आर इक्वल्स टू 1, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है ए इक्वल्स टू 4q प्लस 1, ए इक्वल्स टू 4q प्लस 1। ना यहाँ पे एक्सप्रेशन को स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 द होल स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर की, तो हमें मिलेगा 16q स्क्वायर 8q प्लस 1। अब हम तीनों टर्म में से 8 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो हमने सिर्फ पहले दो टर्म में से 8 कॉमन निकाला है और लास्ट में बचता है हमारा प्लस 1। q हमारा एक इंटीजर है, तो 2q स्क्वायर प्लस q भी एक इंटीजर होगा, जिसको मैंने एक दूसरे इंटीजर m से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है 8 a स्क्वायर इज इक्वल टू 8m प्लस 1। नेक्स्ट केस 3 में r इक्वल्स टू 2 लिया हमने, r इक्वल्स टू 2 लेते ही ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 कॉमन हो गया, तो a क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया, और लेकिन हमें गिवन क्या है, ऑड इंटीजर है, सो r इक्वल्स टू 2 इज अनएक्सेप्टेबल, तो इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन तीनों केसेस को डिस्कस करने के बाद चौथा केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे r इक्वल्स टू हमने लेना है 3, लास्ट केस है। r इक्वल्स टू 3 लेते ही ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4q प्लस 3। नाउ तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद a स्क्वायर हमें मिलेगा, a स्क्वायर हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 9। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे 9 है, 8 के टेबल में आता नहीं है, तो आप 8 यहाँ से कॉमन ले नहीं सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हिंट है या सॉल्यूशन का जो क्रैक है वो ये है कि आप 9 को 8 प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। आप 9 को 8 प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है इस सॉल्यूशन का। स्टूडेंट्स यहीं पे आके रुक जाते हैं, यहाँ पे आके उनको समझ में नहीं आता है, वो मेनली क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 8 लिखेंगे, 2q स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 8, पहले दो टर्म में से ही प्लस q, पहले दो टर्म में से 8 कॉमन लिखेंगे, प्लस 9 लिख देंगे, फिर ये लिखेंगे यहाँ पे 8m प्लस 9, या फिर इसी में सोचते रहेंगे यार 8m प्लस 9 है, हमें 8m प्लस 1 लिखना है, 10 मिनट इसी में लगा देंगे, आधे बच्चों को आंसर मिल जाएगा, कैसे करना है याद आ जाएगा, बट आधे बच्चों को याद नहीं आ पाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक क्रैक पॉइंट है सॉल्यूशन का, तो इसको आप हमेशा याद रखिए, इसको चाहिए तो हाईलाइट करके रखिए कि 9 को हमें किस में स्प्लिट करना है, 9 को हमें 8 प्लस 1 के फॉर्म में स्प्लिट करना है। क्यों 8 प्लस 1 के फॉर्म में ही स्प्लिट करना है, 5 प्लस 4 के फॉर्म में क्यों नहीं, 6 प्लस 3 के फॉर्म में क्यों नहीं, 8 प्लस 1 के फॉर्म में इसलिए एक्सप्रेस करना है ताकि हम इसमें से 8 कॉमन ले सकें और प्लस 1 जो है लीस्ट नंबर उसको बाहर रखेंगे। तो इसी तरह से आगे बढ़ते ही पहले 3 टर्म में से जब हमने 8 कॉमन ले लिया तो हमें मिला 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, q एक इंटीजर है, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो भी एक इंटीजर है जिसको मैंने m से रिप्लेस कर दिया, तो हमें a स्क्वायर जो है 8m प्लस 1 मिल गया। सो इन चारों केस को डिस्कस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा गिवन इंटीजर ऑड है, अगर हमारा गिवन इंटीजर ऑड है तो हम उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 8m प्लस 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आपको इनके सॉल्यूशन ज़रूर भेजूंगा। पहला क्वेश्चन है जस्ट हमारे इमीडिएट क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 3 के जस्ट कनेक्टेड है। शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड इंटीजर। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि n जो है ऑड इंटीजर है और n स्क्वायर माइनस 1 जो है डिविजिबल बाई 8 है, मतलब n स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं अब आपको इसको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। जैसे 5 का स्क्वायर है 25, 25 माइनस 1 24, 8 का मल्टीपल है।
एक और एग्जांपल बताता हूँ, 7 स्क्वायर। मैं यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर्स को डिस्कस कर रहा हूँ, ऑड नंबर के स्क्वायर को डिस्कस कर रहा हूँ, ऑड इंटीजर्स के स्क्वायर को ही डिस्कस कर रहा हूँ। 7 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 49 माइनस 1 48, अगेन ए मल्टीपल ऑफ 8। नेक्स्ट 9 स्क्वायर 81 माइनस 1 अगेन 80, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। हमें वही शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट इमीडिएट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है उसके प्रूफ का यूटिलाइज करेंगे, that square of any odd integer is in the form of 8m plus 1. Next question, show that square of any integer is of the form 5m or 5m plus 1 or 5m plus 4. यहाँ पे आपको डिवाइजर जो है 5 लेना है और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर को प्रूव करना है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, यहाँ पाई के फॉर्म में है, डिवाइजर मैंने हिंट में दे ही रखा है, आपको b5 लेना है। सो प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर है, ऑड इंटीजर है और 4m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है। आप यहाँ पे b4 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे b2 लिया है। I will humbly request that you practice this question on your own so that your confidence grows up and your distance from mathematics reduces. You come much closer to this max. Thank you for watching my video. If you like my video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel to get notification of my next videos. Thank you.